जैसे ही रोशनी ने क्षितिज की बात सुनी, वह हंसते हुए बोली, इसका मतलब आपने पहला साल उत्तीर्ण कर लिया, और वो भी इतने कम दिनों में। उनका सवाल सुनकर क्षितिज ने गर्दन हाँ में हिला दी, जिससे रोशनी बहुत खुश हो गई और क्षितिज से बोली, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। सभी लड़कियों की काबिलियत की परीक्षा के बाद आपकी परीक्षा ली जाएगी। क्षितिज ने जैसे ही उन लड़कियों की ओर देखा तो पाया कि वे सब उसे ऐसे घूर रही थीं जैसे मधुमक्खियां शहद को देखती हैं। उनकी दृष्टि देखकर क्षितिज घबरा गया। उसने रोशनी से पूछा, और कोई जगह नहीं है क्या बैठने के लिए? उसका सवाल सुनते ही रोशनी समझ गई कि वह ऐसा क्यों पूछ रहा है। उसने मुस्कुराते हुए गर्दन हाँ में हिला दी और कहा, नहीं, यहाँ और कोई जगह नहीं है। ये सुनकर क्षितिज नाराज हो गया और उन लड़कियों के पास जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही सभी लड़कियां उसे निहारने लगीं। क्षितिज एक नई नवेली दुल्हन की तरह सहम गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर गर्दन उठाकर देखे या नीचे करके बैठे। इसी दुविधा में क्षितिज के विचार चल रहे थे, लेकिन लड़कियां उसे छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थीं। पहली लड़की, जो ऊंची थी, क्षितिज को देखकर बोली, क्या लड़का है? इसकी और मेरी ऊंचाई एकदम मेल खाएगी। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। उसकी बात पर दूसरी लड़की, जो थोड़ी नाटी थी, बोली, तुझे शर्म नहीं आती? सिर्फ ऊंचाई की वजह से तू क्षितिज को चुन रही है, और मेरी तरह जो कम ऊंचाई की है उन्हें रेस से बाहर कर रही हो। तीसरी लड़की हंसते हुए बोली, तुम दोनों झगड़ो मत। एक ऊंची है, दूसरी नाटी है, लेकिन मैं ना तो ऊंची हूँ ना नाटी, और तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत हूँ, तो क्षितिज सिर्फ मेरा है। चौथी लड़की ने गुस्से में पैर पटके और कहा, तुम तीनों ऊंचाई, नाटीपन और गोरे रंग के आधार पर प्यार करवा रही हो। प्यार तो प्यार होता है, वो न रंग देखता है न रूप। उसकी बात पर पहली लड़की हंसते हुए बोली, जिसके पास कुछ भी नहीं होता वही ऐसी बातें करती है। उसकी इस बात से वहां एक बड़ी बहस छिड़ गई। चारों लड़कियां क्षितिज को इम्प्रेस करने के चक्कर में एक दूसरे को नीचा दिखाने लगी। थोड़ी ही देर में चारों ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर हमला करने ही वाली थी। तभी रोशनी ने तुरंत आचार्य चंद्रकांत को बुला लिया। उन्होंने आते ही देखा कि क्षितिज वहां शांति से गर्दन झुकाए बैठा है। उन्होंने पहले रोशनी से ही पूछा, ये क्षितिज यहाँ क्या कर रहा है? उनका सवाल सुनकर रोशनी हैरान रह गई। एक तरफ लड़कियों की लड़ाई होने वाली थी और आचार्य चंद्रकांत को बस क्षितिज की ही फिक्र थी। ये सच में नफरत थी या आचार्य को अब वो पसंद आने लगा था? लेकिन रोशनी ने ज्यादा सोचा नहीं और जवाब दिया, क्षितिज यहाँ काबिलियत की परीक्षा देने आया है, लेवल 22 की। ये सुनते ही आचार्य चंद्रकांत ने गुस्से में कहा, तो फिर इसे रोका क्यों? आचार्य सुजीत से कहो कि जल्दी इसकी परीक्षा ले और इसे रवाना करे। रोशनी ने गर्दन हाँ में हिलाई, लेकिन कुछ बोली नहीं। वो जैसे ही जाने लगे, रोशनी ने उन्हें रोकते हुए पूछा, आचार्य, इनका क्या करूं? उनके सवाल से उन्हें याद आया कि वे वहां किस कारण से आए थे। उन्होंने पलट कर देखा और गुस्से में चिल्लाए, अगर इन चारों में से किसी की भी आवाज सुनाई दी तो इन्हें यहाँ से बाहर कर देना और 1 महीने तक इनकी कोई परीक्षा मत लेना। उनकी बात ऐसे लगी जैसे किसी ने गोली चला दी हो। चारों लड़कियां शांत होकर बैठ गईं और बस क्षितिज को घूरती रहीं। क्षितिज ने जब देखा कि सब शांत हैं, तो उसने उनकी ओर देखा, लेकिन उनकी लालसा भरी नजरें देखकर वह फिर से डर गया और नजर झुका ली। जैसे ही उसने नजर झुकाए, रोशनी की आवाज आई, क्षितिज, तुम्हारा अगला नंबर है, तैयार रहना। इस पर क्षितिज ने खुशी से सर हिलाया और उन चारों को देखकर मन में कहा, चलो भगवान ने मेरी सुन ली, अब इनसे जान छूटेगी। रोशनी की बात सुनकर चारों की इच्छा हुई कि उससे कोई सवाल पूछें, लेकिन उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। रोशनी को भी उम्मीद थी कि वह कुछ पूछेगी, लेकिन आचार्य की धमकी का इतना असर होगा ये वो नहीं जानती थी। रोशनी सच में सोच में पड़ गई थी। अगर किसी ने सवाल पूछ लिया होता तो वो क्या जवाब देती, लेकिन ये अच्छा ही हुआ कि किसी ने कुछ नहीं पूछा। फिर क्षितिज का नंबर आया, लेकिन उसके जाने से पहले रोशनी अंदर गई और कुछ कहकर बाहर आई। फिर उसने क्षितिज को इशारा किया कि अब वो अंदर जा सकता है। क्षितिज जैसे ही अंदर पहुंचा, उसने देखा कि एक सुंदर युवती जो आचार्य थी, मुस्कुराकर उसका स्वागत कर रही थी। उन्होंने कहा, आओ क्षितिज, तुझसे पहली बार मिलने का मौका मिला है, लेकिन तुम्हारे किस्से तो मैं रोज सुनती रहती हूँ। ये सुनकर क्षितिज को होश आया और उसने झुककर नमस्ते किया। फिर जब वो आगे बढ़ा तो आचार्य ने कहा, चलो जल्दी से लेवल 22 की विनाशक गोली बनाकर दिखाओ। उनकी बात सुनकर क्षितिज ने कुछ ही समय में गोली बना दी और बाहर निकल आया। उसे लगा कि अब उसे जाने को मिलेगा।
इसलिए वो बाहर निकल ही रहा था कि रोशनी ने रोकते हुए कहा, क्षितिज, जब तक परिणाम नहीं आ जाता तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जैसे ही उसने ये सुना उसे बहुत गुस्सा आया और वो वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बैठते हुए उसने कहा, मेरी किस्मत ही फूटी है जो मैं आज काबिलियत कक्ष में आया। उसे क्या पता था कि जब वो बाहर आया था तो चारों लड़कियों के चेहरे उतर गए थे। लेकिन जैसे ही रोशनी ने उसे फिर से बैठने को कहा था, वह सभी तो जैसे खुशी से नाश्ता चाहती थी क्योंकि अब वह उसे कुछ देर और निहार सकती थी। रोशनी को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था क्योंकि आज तक उसने देखा था कि लड़कियों की हालत बहुत सारे लड़कों के सामने वैसी होती है, लेकिन आज बहुत सालों बाद वही हालत लड़कियों की जगह एक लड़के की हो रही थी। क्षितिज ने एक बार भी गर्दन उठाकर ऊपर नहीं देखा क्योंकि बात ही ऐसी थी कि अगर वह गलती से भी अपना मुंह उठाता तो कोई उसे चूम ही लेती। इसी डर से आज तक उसके हाथ पैर कभी नहीं कांपे थे, लेकिन आज वह भी थरथरा रहे थे। जब उन लड़कियों में से पहली लड़की का नंबर आया तो उसने रोशनी से कहा, रोशनी दी, मैं बाद में जाऊंगी, किसी और को भेजो। उसकी बात पर रोशनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी क्योंकि वह भी जानती थी कि वह अंदर क्यों नहीं जाना चाहती थी और उसका कारण क्षितिज ही था। लेकिन जब दूसरी, तीसरी और चौथी लड़कियों ने भी यही जवाब दिया तो अंततः पहली लड़की को मजबूरी में जाना पड़ा। उसका चेहरा देखने लायक था जब वह अंदर जा रही थी। उसने 4 से 5 बार मुड़ मुड़ कर क्षितिज की ओर देखा और अपनी साथियों को मन ही मन गालियां देती हुई अंदर चली गई। उसके जाने के बाद बाकी तीनों ने चुपचाप मिलकर क्षितिज को घेरना शुरू कर दिया। क्षितिज ने मन ही मन गुस्से में कहा, इन लड़कियों को कोई और लड़का नहीं देख रहा क्या? इधर 4-5 लड़के और भी बैठे हुए हैं और उन्हें छोड़कर बस मुझे ही घूर घूर कर क्यों देख रही हैं? ठीक वैसे ही वहां बैठे बाकी लड़के भी जलन के मारे क्षितिज को घूर कर मन ही मन उसे कोस रहे थे, पर उनकी हिम्मत नहीं थी कि किसी लड़की को नजर भर देखें क्योंकि वे सभी लड़कियां नकारात्मक पक्ष की थीं और गलती से अगर उन्हें इस बात की भनक लग जाती तो वे उन्हें रातों रात मारकर कहीं फेंक देती। मगर क्षितिज को तो बस यही लग रहा था कि अब वह वहां से भाग निकले और फिर कभी इन चारों लड़कियों के सामने न आए। लेकिन बेचारे की किस्मत ही उल्टी चल रही थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी और बाकी तीनों लड़कियां धीरे धीरे उसकी ओर खिसक रही थीं। अंत में क्षितिज से रहा नहीं गया और उसने रोशनी से पूछा, रोशनी जी, मेरा रिजल्ट कब आएगा? उसके सवाल पर रोशनी ने रजिस्टर देखा और उसे पढ़ते हुए बोली, अब सिर्फ 3 और लोगों की काबिलियत की परीक्षा बाकी है, उसके बाद आ जाएगा। उनकी बात सुनकर क्षितिज को समझ आ गया कि जब तक इन चारों की परीक्षा पूरी नहीं होती तब तक वे उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। वह खड़ा होना चाहता था लेकिन वहां खड़े रहना भी उनके नियमों के खिलाफ था। जैसे ही वह नीचे बैठा उसने देखा कि पहली नंबर वाली लड़की पहले से ही वहां बैठी हुई थी। उसने जाकर अपने सिर पर हाथ मारा और उसके बगल में बैठ गया। अब वह पहली और चौथी लड़की के बीच में फंस गया था। फिर लड़कियों ने असली नाटक शुरू किया। तीसरी और चौथी लड़की ने उसे हल्का सा धक्का दिया और पहली लड़की तो बस गिरती गिरती बची। क्षितिज को लगा कि किस हरकत की वजह से पहली लड़की को बुरा लगा होगा, लेकिन यहाँ तो वह नाराज बैठी थी, जैसे कह रही हो, काश क्षितिज थोड़ा और पास आ जाता। क्षितिज को बहुत अजीब लग रहा था और अपनी किस्मत पर बेहद गुस्सा आ रहा था जिसने उसे इन लड़कियों के बीच फंसा दिया था। जैसे ही दूसरी लड़की बाहर आई, तीसरी लड़की अंदर चली गई। इस बार अच्छी बात यह रही कि अब उसे धक्का देना बंद कर दिया गया था। अब सभी बस उसे घूरने तक ही सीमित रह गई थी। शायद अब उन्हें समझ आ गया था कि क्षितिज उनके वश में नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे दोबारा परेशान नहीं किया और सभी के जल्दी जल्दी नंबर भी आ गए। इसके बाद रोशनी ने सभी के रिजल्ट दे दिए और जब क्षितिज वहां से रिजल्ट देखकर निकल रहा था तभी उसने देखा कि एक लड़की का रिजल्ट नीचे गिर गया है। उसने झट से उसे उठाया और लड़कियों की ओर चिल्लाते हुए कहा, बहनों, ये तुम में से किसी का रिजल्ट गिर गया है। इतना कहकर उसने उनमें से एक को वह रिजल्ट दे दिया और तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाते ही चारों लड़कियां उसे मायूसी से देखती रह गईं। उन्हें इतना दुख शायद पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन क्या करें, सामने वाला उन्हें बहन की नज़र से देख रहा था। किधर क्षितिज ने जब तक अष्टविभाग प्रमुख आदिवासी से मिल नहीं लिया तब तक पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। लेकिन उसे क्या पता था कि वे चारों लड़कियां वहीं बैठी थीं, गम में डूबी हुई। फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए एक स्वर में कहा, कोई बात नहीं, क्षितिज ने हमें बहन माना है और अब हम उसकी एक भी मंगेतर को उसका नहीं बनने देंगे। जैसे ही आदिवासी ने क्षितिज को आते देखा वो थोड़ा चौंक गई क्योंकि आज तक वो बिना दरवाज़ा खटखटाए कभी अंदर नहीं आया था, लेकिन आज वो सीधे आ पहुंचा था।
उसने उन्हें नमस्ते किया, लेकिन आदिवासी को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए उन्होंने तुरंत पूछा, क्या हुआ क्षितिज? क्या तुम किसी से छुप रहे हो? उनका सवाल सुनकर क्षितिज घबरा गया और झट से पूछ बैठा, आपको कैसे पता चला कि मैं किसी से छुप रहा हूँ? उसके चेहरे के डर को देखकर आदिवासी हंसते हुए बोली, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम जैसे किसी को मारकर यहाँ छुपने आए हो। क्षितिज ने उनकी बात सुनकर गर्दन ना में हिलाए और बोला, उससे भी ज्यादा खतरनाक काम करके आया हूँ। ये सुनकर आदिवासी थोड़ा डर गई। उन्होंने आशंकित होकर पूछा, ऐसा क्या कर दिया तुमने? क्षितिज ने कहा, मेरे पीछे काबिलियत कक्ष में 4 नकारात्मक पक्ष की लड़कियां पड़ी थीं। मैंने उनकी ओर कोई भाव नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने हर तरीका आजमा लिया। तब मैंने वहां से निकलते वक्त उन्हें बहन कहकर पुकारा और भाग निकला। कि सब? आदिबाजी ने अपने माथे पर हाथ मारा और हंसते हुए बोली, तुम जितने अच्छे योद्धा हो उतने ही प्यार के मामले में बेवकूफ हो। क्षितिज ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों आचार्य? आदिबाजी ने कहा, क्योंकि अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए तो वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और तुमने तो उन्हें बहन ही कह दिया। अब वे तुमसे प्यार करने वाली हर लड़की को रास्ते से हटा देंगी। उनकी बात सुनकर क्षितिज ने चिंतित होकर पूछा, तो अब मैं क्या करूं? उनके सवाल पर आदिबाजी ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो कांची, देहा और मंदाकिनी को लेकर कोई चिंता नहीं है, लेकिन स्मिता और अभिलाषा की तुम्हें चिंता करनी चाहिए। अगर वे गलती से भी उन लड़कियों की पार्टी में आ गई तो बस उनकी लाशें मिलेंगी। क्षितिज ने सिर हिलाया और वहां से जाने को हुआ तो आदिबाजी ने रोकते हुए कहा, तलवार विभाग के प्रवेश का कागज लेकर जाओ, तभी तुम उनसे मिल पाओगे। उनकी बात सुनकर क्षितिज ने जल्दी जल्दी वह कागज लिया और बाहर निकल गया। जैसे ही वह तलवार विभाग के सामने पहुंचा, वहीं मंदाकिनी भी आ गई और चिंतित स्वर में बोली, क्षितिज जल्दी चलो, कोई तलवार मैदान में लाइफ एंड डेथ मुकाबला लड़ने वाला है और वह भी 2-2 मुकाबले होने वाले हैं। क्षितिज ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, मैं पहले स्मिता और अभिलाषा से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर वह आगे बढ़ने ही वाला था कि मंदाकिनी ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, अब कोई जरूरत नहीं है। पूरा तलवार विभाग वहां पहुंच चुका है, अब हमें भी जल्दी वहां पहुंचना है। उसकी बात सुनकर क्षितिज के मन में डर की लहर दौड़ गई, इसलिए वह तेजी से कदम बढ़ाने लगा। तो सच में स्मिता और अभिलाषा की जान खतरे में है? जानने के लिए सुन रही अर्थ वॉरियर।